नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत ने अपने घरेलू स्वर्ण भंडार में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस वृद्धि के क्या कारण है और किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं, आज इन फोकस में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। ये स्वर्ण भंडार में वृद्धि किस प्रकार से दिखाई दे रही है, इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसका कारण भारत की घरेलू स्वर्ण भंडार में होने वाले बेहतर क्षमता में होने वाला जो सुधार है वो इसका कारण है, यानी भारत की जो भंडारण सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी इसका कारण है। उस पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से बैंक ऑफ इंग्लैंड एक महत्वपूर्ण स्वर्ण भंडार के संरक्षक के रूप में विद्यमान है और भारत ने हाल ही में यहां से बहुत बड़े स्तर पर जो भारत का स्वर्ण भंडार था विदेशी भंडार के रूप में, उसको वापस लाया है भारत। केंद्रीय बैंक हाल ही में अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा किस प्रकार से सोने की खरीदारी बढ़ी है और भारत में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिली है और उसके पीछे के क्या कारण है, यहां इस पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ जाएगा, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस की टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपनी खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हाल ही में दृष्टि आईएएस से संबंधित आईएएस फाउंडेशन से संबंधित हिंदी माध्यम के कई बैच प्रारंभ किए हैं। कई शाखाओं पर बैच प्रारंभ हो चुके हैं, कई शाखाओं पर बैच प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है दोपहर 3 बजे। इसी प्रकार से इंदौर स्थित शाखा में बैच 11 नवंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करनी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। इस नंबर पर भी कॉल करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपनी खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में आरबीआई ने इंग्लैंड के पास सुरक्षित रखे गए लगभग 130 मीट्रिक टन सोने, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, इस सोने को वापस प्राप्त किया है, यानी रिट्राइव किया है, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था। यह अपने आप में एक रणनीतिक बदलाव की तरफ इंगित करता है। आरबीआई द्वारा स्वर्ण भंडार के घरेलू पक्ष में अपने आप में एक रणनीति बदलाव को प्रदर्शित करता है। स्वर्ण भंडार के प्रति आरबीआई के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। विदेशी भंडार की तुलना में घरेलू भंडारण को आरबीआई प्राथमिकता दे रहा है, इस बात का संकेत इन सब चीजों से प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप, इस घटना के परिणाम स्वरूप पिछले 2.5 साल में हमने ये प्रवृत्ति देखी है कि आरबीआई की घरेलू स्वर्ण होल्डिंग में, घरेलू स्वर्ण भंडार में लगभग 60% की वृद्धि देखने को मिली है। यह कदम आरबीआई द्वारा घरेलू स्तर पर अपनी स्वर्ण परिसंपत्तियों यानी गोल्ड एसेट्स को सुरक्षित करने के प्रयासों को ही उजागर कर रहा है और रिजर्व प्रबंधन रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ संकेत है और इसके कारणों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले प्रवृत्ति देखते हैं कि स्वर्ण भंडार में किस प्रकार की प्रवृत्ति देख रहे हैं, और ये प्रवृत्ति हम मार्च 2024 से लेकर के सितंबर 2024 में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक स्वर्ण भंडार हम घरेलू स्तर पर रखते हैं और दूसरा स्वर्ण भंडार हम वैश्विक स्तर पर रखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में रखते हैं, जो सामान्यतः भारत बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखता है। जैसे अगर हम ये देखें कि डोमेस्टिकली भारत ने मार्च 2024 में जो घरेलू स्तर पर भारत का स्वर्ण भंडार था वो 295.82 मीट्रिक टन था, और जो इंटरनेशनल जो भारत का भंडार था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण भंडार था, वो 453.52 मीट्रिक टन था। अब सितंबर 2024 की अवस्थिति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि घरेलू भंडार में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है। लगभग 295 मीट्रिक टन से बढ़कर के 510.46 मीट्रिक टन हो गया है। और वही वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इसका स्वर्ण भंडार है उसमें एक महत्वपूर्ण कमी आई है, जो 493.52 मीट्रिक टन से 324
1.01 मीट्रिक टन हो गया है। अगर भारत के कुल स्वर्ण भंडार की बात करें तो ये मार्च 2024 के 760 लगभग 760 मीट्रिक टन से बढ़कर के 854 मीट्रिक टन हो गया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दिखाता है। इसी प्रकार से ये वृद्धि हम रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अलग अलग केंद्रीय बैंकों के अंतर्गत भी देख सकते हैं। वर्ष 2023 वो वर्ष रहा था जब चीन ने लगभग लगातार 10 महीनों तक अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि की थी। वैश्विक स्तर पर भी 2024 की पहली तिमाही में पहले 3 महीनों में अलग अलग देश, अलग अलग केंद्रीय बैंक लगभग 290 टन सोना खरीद चुके हैं, जो अपने आप में सोने की वैल्यू बढ़ाने के अंतर्गत लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यानी एक अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो वर्ष 2025 के प्रारंभ में सोने की कीमत ऐतिहासिक स्तर पर, सर्वकालिक स्तर पर सबसे ऊंचे जा सकती है। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि केंद्रीय बैंक, अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के एक भाग के रूप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक अपने घरेलू स्वर्ण भंडार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन आंकड़ों से हमें यह पता चलता है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत की जो घरेलू स्वर्ण भंडारण क्षमता है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। घरेलू स्वर्ण भंडारण क्षमता भारत की पहले से बेहतर हुई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखे सोने को वापस लाने में इस भंडारण क्षमता में हुई बढ़ोतरी के कारण मदद मिली है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक सोवरेन राष्ट्र है, एक सोवरेन नेशन है। और एक सोवरेन नेशन अगर अपने सोने को दूसरे देश के पास रखता है तो ये कोई बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। और जिसके पास सोने को सुरक्षित रूप में संग्रहित करने की क्षमता है, जैसे कि भारत में एक क्षमता लगातार बढ़ोतरी हो रही है, भारत की स्वर्ण भंडार क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, उसके एक हिस्से में, उसके एक परिणाम के रूप में ये देखा जाना चाहिए कि आरबीआई अपने घरेलू स्वर्ण भंडार में लगातार वृद्धि कर रहा है। आरबीआई के सोने का एक बड़ा हिस्सा विदेश में रखने की आवश्यकता लगातार कम हो रही है। आरबीआई लगातार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से भी सोने को परचेज कर रहा है, उसकी खरीदारी कर रहा है। और जब भारत आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से सोने की खरीदारी करता है, तो वो सामान्यतः कहां से खरीदारी करता है? वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही करता है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो भंडार है उसमें भी बैंक ऑफ इंग्लैंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमतौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जो सोना खरीदा रहता है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही जमा रहता है। जून 2024 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा था, हालांकि विदेशों में सोने की होल्डिंग लंबे समय तक स्थिर रही है, लेकिन हालिया आंकड़ों से यह बात साफ पता चलती है कि आरबीआई की रिजर्व प्रबंधन नीतियों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। उसकी घरेलू सोने की खरीद में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार सोने की वैल्यू भी बढ़ रही है। आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में कई चीजें आती हैं, उसमें डॉलर भी आता है और उसमें सोना भी आता है, अलग अलग तरह के उसमें एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी आ जाते हैं। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो भारत का विदेशी स्वर्ण भंडार है, विदेशी विनिमय भंडार है, उस विदेशी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगातार सोने की भागीदारी बढ़ने की एक प्रवृत्ति देखी गई है। और 25 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत का जो स्वर्ण भंडार है वो 684.8 बिलियन डॉलर हो गया है। और अगर हम जून 2024 के भुगतान संतुलन के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का अपने आप में इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है, उसको आयात को कवर करता है। साथ ही अगर हम ये देखें कि हाल ही में भारत में किस प्रकार से सोने की खरीदारी के कारण जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें सोने की भागीदारी, सोने की वैल्यू की बात करें तो ये मई जून 2024 से लेकर के सितंबर 2024 की स्थितियों के बीच इसमें जो परिवर्तन आया है वो 8.15% से बढ़कर के 9.32% हो गया है। यानी पहले सोने की जो वैल्यू थी वो कई महीने पहले मई जून 2024 के दौरान स्वर्ण भंडार जो विदेशी विनिमय रिजर्व था उसमें सोने की वैल्यू 8.15% थी और अब बढ़कर के वो 9.32% हो गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सोना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत के ओवरऑल रिजर्व में भी। अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही भारत का बहुत बड़ा सोना रखा है, बहुत बड़ी मात्रा में सोना रखा है और वहीं से भारत इसको निकाल रहा है, तो विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण भंडारों में से एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि न्यूयॉर्क
फेडरल रिजर्व के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आता है स्वर्ण भंडार संरक्षक के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक बहुत बड़ा स्वर्ण भंडार संरक्षक दुनिया के स्तर पर माना जाता है। केंद्रीय बैंकों के लिए एक पसंदीदा भंडारण स्थान भी होता है। दुनिया भर के लगभग सभी केंद्रीय बैंक अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की सुरक्षित तिजोरियों में जमा करते हैं और जिनमें लगभग 4 लाख सोने की छड़ी सामान्यतः सुरक्षित रहती है। सोना जमा करने का एक रखरखाव, एक मेंटेनेंस और लागत भी इसके अंतर्गत आती है। एक ऐतिहासिक संदर्भ इससे जुड़ा हुआ है कि जब भारत में 1991 में बहुत बड़े स्तर पर भुगतान संतुलन संकट हुआ तो अलग अलग देशों के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपना कर्जा चुकाने के लिए भारत ने अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था। कितना सोना रखा था भारत ने? अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं को चुकाने के लिए धन जुटाने के अंतर्गत बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 टन सोना भारत ने 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड में भेजा था और फिर अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं का कर्ज चुका गया था और उसके बाद ही हमें 1991 में आर्थिक उदारीकरण के रूप में आर्थिक सुधार भी देखने को मिलते हैं, जो कि संकट प्रेरित सुधार थे। भुगतान संतुलन से संबंधित जो संकट था उससे प्रेरित सुधार थे 1991 के अंतर्गत। अगर हम केंद्रीय बैंकों की प्रवृत्ति देखें तो हाल ही में भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने के भंडार में वृद्धि की जा रही है और इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि जिस प्रकार से फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद रूस पर अलग अलग तरह से प्रतिबंध लगाए गए, वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए, जबकि रूस का अलग अलग देशों के साथ बहुत बड़े स्तर पर व्यापार भी होता है। तो इस परिवर्तन में डॉलर से संबंधित जो जोखिम थे उस जोखिम को दूर करने के लिए अलग अलग देशों में ये प्रवृत्ति भी उभरी कि इस जोखिम को कम करने के लिए आप लोकल मुद्राओं में, अपनी स्थानीय मुद्राओं में निवेश करें और अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश करें और साथ ही एक ऐसी परिसंपत्ति जिसमें जोखिम कम है उसके भंडारण को बढ़ाएं। यानी डॉलरीकरण की बजाय डी डॉलरीकरण, वी डॉलरीकरण की तरफ बढ़ें। आप डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करें और इसी प्रक्रिया में है कि अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक अपने स्वर्ण भंडारों में वृद्धि कर रहे हैं। हाल ही में जिस प्रकार से पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ रहा है और एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, एक व्यापक युद्ध की संभावना बन रही है, उसको भी देखते हुए लगातार देश अपना प्रयास कर रहे हैं कि डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए। तो एक डी डॉलराइजेशन की भी प्रक्रिया लगातार चली है। भू राजनीतिक तनाव है, डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं। मुद्रा संबंधी जो दबाव होते हैं, मुद्रास्फीति संबंधी, इन्फ्लेशन संबंधी जो दबाव होते हैं उनको कम करने के अंतर्गत भी अलग अलग देश स्वर्ण भंडार में वृद्धि करके उसको समायोजित करने का प्रयास करते हैं। डी डॉलराइजेशन की ओर कदम अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बताए हैं कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं मदन सबनवीस, उनका कहना यह है कि इस तरह के जो बदलाव हैं अलग अलग देशों में, जो केंद्रीय बैंकों ने अपने स्वर्ण खरीद को बढ़ाया है, ये डी डॉलराइजेशन उपाय का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है जो डॉलर से दूर भंडार में विविधता लाता है। अलग अलग देश अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो विदेशी विनिमय रिजर्व है, उसमें विविधता लाना चाहते हैं, उसे केवल डॉलर पर ही डिपेंड नहीं करना चाहते और सोने के मूल्य में वृद्धि का भी लाभ उठाना चाहते हैं। अलग अलग अनुमान ये भी बताते हैं कि वर्ष 2025 में जो सोने का कीमत है वो सर्वकालिक ऐतिहासिक स्तर पर, उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। तो उस प्रवृत्ति का भी अलग अलग देश लाभ उठाने की कोशिश में है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा स्वर्ण भंडार की, अगर अधिक से अधिक केंद्रीय बैंक लगातार स्वर्ण भंडार में वृद्धि करते हैं तो इसमें एक डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जो कि अभी डॉलर आधारित ही है, उसमें आपको एक वोलेटिलिटी, एक अनिश्चितता की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही इस तरह की प्रवृत्ति एक बिल्कुल ही नई तरह की मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत में भी, एक शुरुआत के भी कदम की ओर संकेत कर सकती है कि एक बिल्कुल ही अलग तरह की मौद्रिक प्रणाली आने वाले समय में देखने को मिले। इस तरह के कदमों के ये भी प्रभाव हो सकते हैं। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने वर्ष 2022 से सोने की खरीद क्यों बढ़ा दी है? ऑप्शन है, मैं अपनी स्थानीय मुद्रा को मजबूत करने के लिए, यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का अनुपालन करने के लिए, ऑप्शन डी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।